जैन स्टूडेंट, आज हम 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे कि 1857 का विद्रोह क्या था, क्यों था और उसके पीछे के कारण क्या थे। हर एक घटना के पीछे कुछ न कुछ कारण छिपा होता है, बिना कारण के कोई घटना घटित होती ही नहीं है। ठीक वैसे ही 1857 का विद्रोह के पीछे भी कुछ कारण थे। कुछ सामाजिक कारण था, कुछ धार्मिक कारण था, कुछ आर्थिक कारण था, राजनीतिक कारण था, कुछ तत्कालीन कारण थे। तो हम इन्हीं सब कारणों को जानेंगे कि आखिर कैसे इन सभी कारणों को मिलाकर एक मिट्टी तैयार हो रही थी, जिस मिट्टी में लोगों का जो आक्रोश के जो बीज थे वो बोए जा रहे थे, और उससे जो फसल हुई उस फसल को अंग्रेज कैसे काटने के लिए, दमन करने के लिए, नष्ट करने के लिए, जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए आतुर थे, तत्पर थे, और कैसे वो अपने दल बल के साथ, पूरे शक्ति और सामर्थ्य के साथ आगे आते हैं। और 1857 का विद्रोह, इससे जुड़े लोग और इससे जुड़ी भावनाओं का दमन किया जाता है, कैसे इसे कुचला जाता है, कैसे इस पर विजय प्राप्त की जाती है। तो आइए जानते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि 1857 का जो विद्रोह था वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि नहीं, ये ना तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और न ही इसमें कोई राष्ट्रीयता की भावना थी। जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि 1857 का जो विद्रोह था ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह था। इसमें राष्ट्रीय की भावना कूट कूट कर भरी थी। क्यों? क्योंकि इसमें अनेक वर्गों के लोग जुड़े थे, सभी वर्गों के लोग जुड़े थे, और सबकी बस एक भावना थी, सबका बस एक लक्ष्य था, अंग्रेजों से छुटकारा, अंग्रेजों से मुक्ति। यहाँ तक यहाँ के जो स्थानीय जो नेता थे वो स्थानीय नेता आपस में संवयन स्थापित कर रहे थे और सभी का एक ही लक्ष्य था। मगर वहीं आरसी मजूमदार का कहना है कि न तो ये राष्ट्रीय आंदोलन था और न ही लोगों में राष्ट्रीयता की भावना थी। सबके अपने अपने मुद्दे थे और अपना अपना लक्ष्य था। जो स्थानीय नेता थे वो न ही आपस में संवयन स्थापित करना चाह रहे थे और न ही उनके एक लक्ष्य थे, न ही उनकी एक राष्ट्रीय भावना थी, और ये सिर्फ और सिर्फ सैनिक असंतोष का एक जरिया था। ये विद्रोह सैनिक असंतोष को दर्शाता था। तो अलग अलग विद्वानों का अपना अलग अलग मत है, मगर अभी हम सर्वप्रथम कारणों के बारे में जानेंगे कि आखिर कारण क्या थे। तो अगर हम बात करते हैं राजनीतिक कारण की, तो राजनीतिक परिदृश्य में हमें देखने को मिलता है कि पंजाब, सिंध और उसके आसपास के जो इलाके थे उन इलाकों को अंग्रेजों द्वारा अपने में विलय किया जा रहा था। तो इस विलय के कारण वहाँ जो पहले से कार्यरत थे, अधिकारी थे, मंत्री थे, कर्मचारी थे और उनसे जुड़े अनेक जो लोग थे, अनेक अलग अलग फील्ड के जो लोग थे, वो धीरे धीरे क्या बेरोजगार होते जा रहे थे। उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे घटते जा रही थी, काम नहीं मिल रहा था। सरकार में और ब्रिटिश सरकार में और वहाँ के प्रांतीय सरकार में दोनों के बीच आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा था, खींचातानी चल रही थी। तो एक राजनीतिक उथल पुथल सा था। वहीं 1856 में डलहौजी के व्यवगत नीति सिद्धांत लाने के बाद वाजिद अली शाह को कुशासन का आरोप लगाकर उन्हें अपदस्थ कर दिया गया, उनकी गद्दी छीन ली गई। और इतना ही नहीं, इसके बाद वाजिद अली शाह के बाद आप देखेंगे कि जो नवाब थे उन नवाब का राष्ट्र के द्वारा उनको जो उपाधि मिली थी उन उपाधि को छीन लिया गया और उन्हें लाल किले से भी बाहर कर दिया गया। और इतना पे नहीं रुकता है, अब जैसे ही ये सारे कारण होते हैं तो राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो जाती है। इसके बाद पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब की जो पेंशन थी वो पेंशन रोक दी जाती है। नाना साहब की पेंशन रोक दी जाती है। और फिर जो सरकारी काम काजों में जो भाषा यूज हो रही थी, जो भाषा का प्रयोग हो रहा था, पर्शियन भाषा का प्रयोग हो रहा था, उस पर्शियन भाषा के प्रयोग पर रोक लगा दिया जाता है और सरकार ये फैसला करती है कि अब सरकारी कामकाज में पर्शियन भाषा की जगह अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल होगा। तो इस कारण से जो भारतीय मुसलमान थे वो भी आक्रोशित हो जाते हैं, उनमें भी असंतोष की भावना जाग जाती है। तो ये सब राजनीतिक कारण थे जिन कारणों से लोगों में उबाल आ रहा था, लोगों में असंतोष की भावना जागृत हो रही थी। वहीं अगर हम आर्थिक बात करते हैं, आर्थिक कारण को देखते हैं, तो आर्थिक कारण क्या था कि उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये सब भू राजस्व नीतियाँ लाई जा रही थी। पहले से जो भू राजस्व नीतियाँ चल रही थी, जो सांस्कृतिक भू राजस्व नीतियाँ थी, उनकी तोड़ा जा रहा था, उनके ढांचों को तोड़ा जा रहा था। तो जो उस पर पहले से डिपेंड थे वो सही से कार्य नहीं कर पा रहे थे, वो बेरोजगार होते जा रहे थे।
जो जमींदार थे उनकी आय घटते जा रही थी, जो किसान वर्ग थे उनकी आय घटते जा रही थी, जो जमींदार, किसान और बाकी जो इन पे डिपेंडेंट जो लोग थे उनकी आय घटती जा रही थी। आय घटेगी तो तरह तरह की परेशानियां आएंगी, घरेलू परेशानी है, सामाजिक परेशानी है, स्वास्थ्य की परेशानियां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। सब कुछ तो आय पे ही डिपेंड है, मनी पे सब कुछ डिपेंड है। अब पैसा ही आना कम जाएगा, अब 100 रुपये आ रहा था अब 10 रुपये आ रहा है, तो जो हमारा जो पहले से जो अपना एक कल्चर बना हुआ है, वे ऑफ लिविंग है, वो इफेक्ट होगा, हमें परेशानियों से जूझना पड़ेगा, प्रेशर आएगा हमारे पे। तो एक ये कारण था आर्थिक। दूसरा कि जो बड़े बड़े राजघराने थे, राजवाड़े थे, तो कुछ को तो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने साम्राज्य में मिला ली, जिसको प्रिंसली स्टेट बोलते हैं, मगर कुछ उस समय भी मुक्त थे। तो अब उनकी भी परिस्थिति धीरे धीरे डगमगा रही थी। अब जब उनकी परिस्थिति डगमगा रही थी तो उनके द्वारा जो संरक्षित जो विद्वान थे, जो कलाकार थे, जो संगीतकार थे, जो चित्रकार थे, जो लेखनी में अव्वल थे, या और भी जो बड़े बड़े विद्वान थे जिनको उन राजघरानों द्वारा संरक्षण दिया जा रहा था, उनसे उनकी रोजी रोटी चल रही थी, वो कमने लगी, उनकी संरक्षण में कमी आने लगी, तो वो पलायन करने लगे, उनकी भी आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। तो इस कारण से आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ा रही थी। फिर सामाजिक स्थिति को देखते हैं कि उस समय का सामाजिक स्थिति क्या था, या हम कह सकते हैं कि सामाजिक धार्मिक कारण क्या था इसके पीछे का। तो सामाजिक धार्मिक कारण में है कि डलहौजी, विलियम बेंटिंक, ये सब जब आए तो कुछ समाज सुधार का काम किए, जैसे सती प्रथा रोकना, बाल विवाह रोकना, कन्या हत्या रोकना, विधवा पुनर्विवाह करवाना। तो ये सब फैसला लिए, जो कि अच्छा था, हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा था। मगर उस समय, जिस समय की ये घटना है 1857 के आसपास की जो घटना है, उस समय क्या था कि उस समय के लोग जो धर्म से जुड़े थे, तो उस धर्म का मानना था कि नहीं, सती प्रथा अच्छी बात है, कन्या विवाह अच्छी बात है, विधवा पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए। तो उनको लगा कि अरे यार, ये क्या हो रहा है, ये तो हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, ये तो हमारा सामाजिक परिदृश्य ही बदल जाएगा, सारा उथल पुथल करके रख देंगे। तो उसका विरोध किया गया कि नहीं, ये तो गलत हो रहा है यहाँ पे। फिर 1813 ईस्वी में जो चार्टर एक्ट आया, दूसरा चार्टर एक्ट आया 1813 ईस्वी में, उस चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाइयत जो थे, ईसाई मिशनरी जो थे, उनको भारत आने के लिए दे दिया गया कि ठीक है, आप भारत जाके वहाँ अपना प्रचार प्रसार कर सकती हैं। तो वो भारत आए, ठीक, स्कूल खोले, अस्पतालें खोलें, ठीक, मगर उनका मुख्य काम क्या था? धर्म परिवर्तन का। वो भारतीयों के धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। जैसे अभी चल रहा है ना कि ईसाई लोग आते हैं, गांव में रहते हैं, लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते हैं, कुछ पैसा देते हैं, किसी को घर देते हैं, किसी के घर में किसी को नौकरी देते हैं। तो ये बहुत पुराना रिवाज है, शुरू से चलता आया है। तो इस कारण से लोगों को और लग रहा था कि ये तो हमारे समाज के लिए खतरा है, ये हमारे धर्म के लिए खतरा है, ये कुछ प्रलोभन देके और लोगों को कन्वर्ट करवा रहे हैं खुद में। अब एक बार जो लोग कन्वर्ट हो गया तो उसके आने वाले अगले सभी नस्लें बर्बाद हो गई, हमारे जड़ से कट गई। वो कार्य हो रहा था। फिर एक अधिनियम आता है और उस अधिनियम के तहत क्या किया जाता है कि जो भी वैसे लोग जो अपना धर्म परिवर्तन करके ईसाई धर्म बन गए हैं, उन्हें भी अपने पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा। जैसे क्या होता था कि मान लीजिए कि किसी का लड़का है, वो धर्म परिवर्तन कर लेता है कुछ लोभवश, तो उसके पिता उसको अपनी संपत्ति से क्या करते हैं? हटा देते हैं, उसमें उसका अधिकार नहीं देते हैं, जो उसका शेयर होता है वो उसको नहीं मिलता है। तो फिर लोग परेशान होते थे। तो अब गवर्नमेंट क्या करती है, ब्रिटिश सरकार क्या करती है कि एक अधिनियम पारित करती है और उस अधिनियम के तहत ये नियम लाया जाता है, ये कानून बनाया जाता है कि सभी को अपने पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा। अगर वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं फिर भी उन्हें उनकी पैतृक संपत्ति में, उन्हें उनकी पिता की संपत्ति में अधिकार मिलेगा। जो उनका लाभ होगा, जो उनका शेयर होगा, वो उनको दिया जाएगा। ये एक बड़ी बात आ जाती है वहाँ पे। फिर हम क्या देखते हैं, इसी में धार्मिक में ही अगर बात करें तो धर्म में ही हम देखेंगे, या इसको तत्कालीन में बात करते हैं कि अगर हम तत्कालीन कारण इसका देखते हैं तो खैर तत्कालीन कारण छोड़ते हैं, अभी सैनिक कारण देखते हैं। पहले सैनिक का कारण क्या था कि जो भी भारतीय थे जो कि ब्रिटिश सेना में नियुक्त किए जाते थे, वो सूबेदार पद से ऊपर उनकी पदोन्नति नहीं होती थी। पदोन्नति इन द सेंस क्या, जिसको हम बोलते हैं कि मेरा हम ऊपर के पद पे चले गए।
तो पदोन्नति उसको बोलते हैं। तो उनकी सूबेदार पद से ऊपर पदोन्नति नहीं होती थी, सूबेदार पद लास्ट था। अगर भारतीय हैं तो, अगर ब्रिटिश हैं तो वो सूबेदार से आगे जाएंगे, मगर अगर भारतीय हैं तो वो सूबेदार पद से ऊपर नहीं जा सकते थे। फिर तिलक लगाने पे रोक थी, पगड़ी पहनने पे रोक थी। आप तिलक नहीं लगा सकते हैं, आप पगड़ी नहीं पहन सकते हैं। और पगड़ी के जगह पे विवश किया गया कि आपको हैट पहनना है, और वो भी हैट क्या है, तो हैट में तुर्रा लगा होता था जो कि गाय के चमड़े और सूअर के चमड़े का इस्तेमाल करके बनाया जाता था, एक पंख लगा होता था। अब ये धर्म भ्रष्टता वाली बात हो गई। अब लोग समझने लगे कि ये तो हमारे धर्म भ्रष्ट करने के पीछे पड़े हैं। हिंदू के लिए गाय पूजनीय है तो उसके चमड़ा का इस्तेमाल कैसे करेंगे, और मुसलमान के लिए सूअर हराम है तो वो उसका कैसे इस्तेमाल कर सकता है, उसको अपने माथे पे कैसे लगा सकता है। तो ये धर्म भ्रष्टा वाली बात थी। तो लोगों को लग रहा था कि ये हमारे धर्म भ्रष्ट करना चाह रहे हैं अंग्रेज, तो इस कारण से आक्रोशित थे। एक सूबेदार पद से ऊपर नहीं जा सकते थे, इस कारण से आक्रोशित थे। फिर सैनिक अधिनियम लाया गया, 1856 में सैनिक अधिनियम लाया गया, जिस सैनिक अधिनियम के तहत जो भी भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश सेना में नियुक्त होंगे उन्हें समुद्र पार भी अपनी सेवा देनी होगी। समुद्र पार करने का मतलब हुआ कि जो भी ब्रिटिश के जो उपनिवेश देश थे या फिर जो इंग्लैंड था वहाँ जाके भी सेवा देनी होगी। अब उस समय का एक माइंडसेट था कि समुद्र पार जाना क्या है, धर्म के खिलाफ है, ये अधर्म है। तो लोग उस भावना से जुड़े थे, तो लोग समुद्र पार जाना नहीं चाहते थे। तो फिर ये धर्म के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, फिर भारतीय समाज के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। वहीं पे 1854 ईस्वी में सैनिक निःशुल्क डाक सेवा को भी बंद कर दिया गया। एक अधिनियम लाया गया और उस अधिनियम के तहत सैनिक निःशुल्क डाक सेवा को खत्म कर दिया गया। तो ये सब सैनिक कारण थे। मतलब कि अलग अलग तरीके से राजनीतिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, धर्म के स्तर पे जो लोग ब्रिटिश से जुड़े हैं, जिनकी उनसे आय जुड़ी है, उस स्तर पे उन्हें तरह तरह की परेशानियां दी जा रही थी, दंडित किया जा रहा था। अब तत्कालीन कारण की अगर हम बात करेंगे तो वहीं तत्कालीन कारण क्या था कि ये बात था 1856 का। ध्यान समझिएगा, 1857 का जो समय है, 1857 में विद्रोह हुआ। 1856 में क्या हुआ कि एक मुख्य कारण में लाया गया कि उन्हें इनफील्ड राइफलों का इस्तेमाल करना था। जो पुराने राइफल थे उन पुराने राइफलों के जगह इनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करना था। वहाँ तक ठीक, मगर इस इनफील्ड राइफलों में इस्तेमाल किए जाने वाले जो कारतूस थे वो चर्बी युक्त थे। लोग इस्तेमाल किए जा रहे थे, जो सिपाही थे वो इस्तेमाल किए जा रहे थे। डजेंट मैटर दे आर हिंदू और मुस्लिम, इस्तेमाल किए जा रहे थे सिपाही। बाद में, ये दिसंबर 1856 की बात है, जनवरी 1857 में ये खबर आई कि जो कारतूसें इस्तेमाल की जा रही हैं, जो चर्बी युक्त कारतूसें हैं, उसमें गाय और सूअर की चर्बियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और उन कारतूसों को मुंह से, दांत से पकड़ के खींचना होता था, निकालना होता था। अब फिर से एक धर्म का पचड़ा, फिर लोग डगमगा रहे हैं कि यार मैं हिंदू हूँ और गाय के चमड़े को, गाय की चर्बी को मुँह से लगा रहा हूँ, मैं सूअर हूँ, मैं मुसलमान हूँ और सूअर हराम है और उसे अपने मुंह से लगा रहा हूँ, तो ये कैसे कर सकता हूँ। तो इसको लेके एक विद्रोह हुआ, इसको लेके लोग आक्रोशित हुए। जो सेना, जो सिपाही, जो सैनिक उस सेना में भर्ती थे, जो भारतीय उसमें भर्ती थे, वो विद्रोह पे उतर आए। और मंगल पांडे, जो कि एक बहुत ही फेमस नाम, परिचय के मुहताज नहीं, कितनी बार हम लोग सुना है, पढ़ा है, सिनेमा देखा है आमिर खान का, मंगल पांडे। तो मंगल पांडे अंततोगत्वा क्या करते हैं कि 29 मार्च को अपने 2 अधिकारी, एक लेफ्टिनेंट वाघ और दूसरा मेजर सार्जेंट ह्यूस की गोली मारकर हत्या कर देते हैं 29 मार्च 1857 को। फिर उन्हें 8 अप्रैल को फांसी दे दी जाती है, गिरफ्तार होते हैं, फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। 8 अप्रैल को डेट मुकर्रर की जाती है और ठीक 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया जाता है। अब जब मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया जाता है तो ये तो सैनिक थे, तो जो सैनिकों की टोली थी, 34वां रेजिमेंट था इनका, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 34वां रेजिमेंट के थे ये। तो इनकी जो टोली थी, अपना दोस्त लोग थे, तो 8 अप्रैल को क्या किया गया, तो 8 अप्रैल को इनको फांसी दे दी गई।
ठीक इसके कुछ दिन बाद 24 अप्रैल को 90 घुड़सवार का एक दल था जो कि सेना के थे। उनमें से 90 घुड़सवार ने आंदोलन छेड़ दिया, इसका विरोध किया और इस विरोध में उन 90 को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें से 85 को बर्खास्त कर 10 साल की कारावास कर दी गई। 5 साल जो 5 लोग बच जाते हैं उनको छोटा मोटा दंड देके छोड़ दिया जाता है। ठीक है, जब ये होता है तो बाकी जो सेना के लोग होते हैं वो भी आक्रोशित होते हैं। तो 8 अप्रैल को फांसी दी जाती है, 24 अप्रैल को ये कांड हो जाता है। तो इसके ठीक कुछ दिन बाद 10 मई को क्या होता है, 10 मई को सेना आक्रोश से भर जाती है और विद्रोह कर देती है और 11 मई को दिल्ली के लिए कूच करते हैं। ये लोग दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली पहुंचते 12 मई को दिल्ली का जो प्रशासन होता है, जो शासन, जो बागडोर है, वो अपने हाथों में ले लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि दिल्ली को अपने कब्जे में ले लेते हैं। मेरठ से निकलते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं ये सैनिक। अब ये सैनिकों का दिल्ली अपने नियंत्रण में लेना अंग्रेजों के लिए एक बहुत ही शर्म की बात थी। हम इतने पढ़े लिखे, हम इतने शक्तिशाली, इतने ताकतवर, और एक छोटी सी सैनिक की टुकड़ी आती है और हमें हरा देती है, दिल्ली पे आक्रमण करती है और दिल्ली को अपने नियंत्रण में ले लेती है। ये कैसे हो सकता है? ये तो हमारी बेइज्जती है। और बस इसी को सामने रखकर, इसी को लक्ष्य बनाकर, इसी को अपना बेइज्जती समझकर अंग्रेज फिर स्टेप लेते हैं और फिर दमन चलता है। और दमनकारियों का रूप लेके, एक प्रचंड रूप लेके, जो भी सैनिक होते हैं, जो किसान होते हैं, जो बाकी जो सभी लोग होते हैं जो इससे जुड़े होते हैं, उनको गिरफ्तार किया जाता है। कुछ की हत्याएं की जाती हैं, कुछ को सजाएं दी जाती है और अब बलपूर्वक इसका खात्मा किया जाता है। यही था 1857 के विद्रोह के कारण और कहानी कि राजनीतिक कारण क्या था, आर्थिक कारण क्या था, सामाजिक कारण क्या था, धार्मिक कारण क्या था, सैनिकों की कारण क्या था और तत्कालीन कारण क्या था। ये 7 प्रमुख बिंदुओं की हमने चर्चाएं की। तो ये जो चर्चाएं हैं और इनमें जो कही गई जो बिंदुएं हैं, जो बातें हैं, ये आपके आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप इसे सुने, इसे राइट डाउन करें और एक कहानी के जैसा याद करें, जिससे आपको भूल ना पाएं आप इसे। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हम अगले क्लास में फिर सामने आएंगे, फिर एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल जय हिंद।